आज हम लोग पर्यावरण शुरू करते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी जीव या जीवधारी के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उस आवरण में दो चीजें होती हैं, एक जैविक चीजें होती हैं, एक अजैविक चीजें होती हैं। जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं होते हैं। ये दोनों मिला के जो जीवों के साथ क्रिया करते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। तो हम आपको जो परिभाषा देंगे वो मानक परिभाषा देंगे, ये नहीं कि कोई भी परिभाषा दे दें। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है, उसको छाता विधान कहते हैं। उसने पर्यावरण की जो परिभाषा दी है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इसे छाता विधान भी कहते हैं, इसके नाम से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये छाता विधान, इसके अनुसार पर्यावरण क्या है? तो किसी जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले या किसी जीव के चारों तरफ फैले भौतिक एवं जैविक तत्वों तथा जीव और इन तत्वों के बीच की अंतःक्रिया क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, तो किसी जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले भौतिक तथा जैविक दशाएं तथा उनके बीच अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपकी परिभाषा, और मानक परिभाषा है 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। अब पर्यावरण संरचना बनती कैसे है, इनको दिखाता हूं। तो पर्यावरण की संरचना पे अगर आए, इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, एक भौतिक बन रहा है, एक जैविक बन रहा है। ठीक, तो भौतिक पर्यावरण, दूसरा कौन सा है? जैविक। ये दो चीजें होती हैं। भौतिक में क्या क्या आता है? भौतिक पर्यावरण में, भौतिक में तीन आ जाते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इसमें जीवन होता है? भौतिक पर्यावरण में जीवन नहीं होता है। और जैविक में दो आ जाएंगे, जंतु और वनस्पति। जंतु मतलब वे जीव जिनमें जीवन होता है, जो चलते हैं, श्वसन, पाचन, जनन, ये क्रियाएं होती हैं। वनस्पति होते हैं, वो जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो वनस्पति में आते हैं, जितने जीव होते हैं वो जंतु में आ जाते हैं। ठीक, अब एक और बनते हैं। अगर पादप संरचना में देखिएगा तो जैविक अजैविक बनते हैं, लेकिन पर्यावरण के अगर पर्यावरण में देखा जाए तो तीन चीजें होती हैं। पर्यावरण की जो संरचना बनती है वो दो चीजें बनती है, लेकिन पर्यावरण में तीन घटक होते हैं। एक घटक और जोड़ लीजिएगा इसमें, वो है कौन सा? ऊर्जा। ऊर्जा के बिना पर्यावरण या जीवन चल नहीं सकता है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। इस पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं से सूर्य से ही आते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ही हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक, तो ऊर्जा में दो ऊर्जा होती है,
दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक सौर ऊर्जा और दूसरी है भूतापीय ऊर्जा। ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है और ये हमें किससे प्राप्त होती है, तो पृथ्वी के नीचे जो भूकंप या ज्वालामुखी से बाहर आती है ऊर्जा, वो भूतापीय ऊर्जा कहते आती है। पृथ्वी के अंदर विभिन्न सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो आपस में क्रिया कर करके ऊर्जा का निर्माण करते रहते हैं। ठीक, अब हम लोग ये देखिए कि पहले हम इसकी भूमिका बना रहे हैं कैसे होता है। तो पर्यावरण, जैसे हम लोग आज हैं, जब हमारा जीवन शुरू हुआ था तब भी हम ऐसे थे, तो हमारा क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तब हम क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा जीवन था वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। हम ये मानते थे प्रकृति देवता है, वो जो चाहेगी वो होगा, हम अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन का निर्धारण कौन करेगा, प्रकृति। पहला जो हमारा, तो हमारा पहला समाज जो था वो आखेटक समाज था। मतलब हम शिकार करते थे, जो मिलता था वो खा लेते थे, उससे हमारा जीवन चलता था। तो हाँ, मनुष्य का मानव पर्यावरण संबंध देखते हैं। तो हम लोग तीन चार चरणों से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। पहला था आखेटक। आखेटक मतलब शिकार करना। आखेटक एवं भोजन संग्रह। जो आखेट करते थे उसको ला के अपने घर रख लेते थे, जब जरूरत पड़ती थी भोजन करते, क्योंकि रोज रोज हम शिकार कभी कभी हो सकता था ना मिले, तो आखेटक होता था। ठीक है, आखेटक एवं भोजन संग्रह काल। जब हम लोग सबसे पहले एकदम शुरुआत में मानव जीवन शुरू हो रहा था तब की बात हो रही है। हम क्या करेंगे इसमें, हाँ क्या करेंगे इसमें, हम कुछ नहीं करेंगे। जो पर्यावरण में है, जो हमको मिल रहा है उसको खा लेंगे, शिकार करेंगे, खा लेंगे। पर्यावरण को हम ना नुकसान पहुंचा सकते न कुछ, पर्यावरण हमको जो चाहेगा वो करेगा, हम ऐसा मानते थे। तो पर्यावरण को देवता के रूप में पुराने लोग पूजते थे। ठीक, यही मानव पर्यावरण का अभिन्न भाग है। ठीक, पहला कौन सा था, आखेटक समाज। दूसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो हम सब क्या करने लगते हैं, पशुपालक बन जाते हैं। फिर हम पशुपालन पे जोर देते हैं। अब पशुपालन से हम क्या करेंगे कि उनके जो उत्पाद हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारी चीजें, इनके लिए उनको हम पालना शुरू कर देते हैं और उन्हीं से हम अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो पशुपालन एवं पशुचारण, पशु को पालेंगे, उनको चराएंगे। ठीक है, पशुपालन एवं पशुचारण काल। इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए पर्यावरण जो चाहेगा वो होगा। अब धीरे धीरे हम पर्यावरण को परिवर्तित करना यही शुरू करेंगे। जानवरों को रखने के लिए घर बनाएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे। धीरे धीरे यहाँ से हम पर्यावरण को बदलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग आदि मानव थे और पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार था। ठीक, तो हम लोग पेड़ पौधों के साथ जीवन व्यतीत करते थे, उनकी पूजा करते थे, पेड़ पौधों की सुरक्षा करते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दूसरे चरण में, तीसरे चरण से हम लोग नुकसान करना शुरू करते। तीसरा है पौध पालन एवं कृषि काल। अब यहां से शुरू होता है। तो हमको खेती करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, खेती के लिए बनाएंगे। अभी आप लोग देखिए, खेत में कोई पेड़ है, काट के उसको खेत का बना देंगे। अब हम पर्यावरण को नुकसान करना शुरू कर रहे हैं। और ये तीसरा काल जो होता है यही है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, खेती करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े खेत बनाएंगे, पेड़ों को काटेंगे। सबसे पहले कैसे झूम कृषि होगी, तो उसमें क्या होगा कि काट देंगे पेड़, जला देंगे, 2-3 साल खेती करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। अब पेड़ों को उगने में 20-25 साल लगता है, तो नुकसान तो कर दिए ना। धीरे धीरे हम लोग इस पे आ चुके हैं।
तो परिवर्तन कर्ता या रूपांतर कर्ता, हम लोग क्या हो गए, रूपांतर कर्ता। मतलब देखिए, बड़े बड़े पेड़ काट के छोटे छोटे पौधे उगा रहे हैं, जिनका जीवन काल 6-6 महीने 4-4 महीने होगा, और पौधों को किनको काटेंगे, बड़े बड़े जो 25-25 30-30 साल के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको परिवर्तित कर रहे हैं या बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला है हम लोग आज के जमाने में, तो कौन सा काल चल रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी काल चल रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी काल एवं विध्वंसक काल कहेंगे इसको। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, विध्वंस करेंगे। मतलब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ों को काट के उनका हम औद्योगिक उपयोग करेंगे, बड़े बड़े जंगलों को काटना शुरू करेंगे, उसका कागज में उपयोग होगा, घर में लगेंगे। तो इस तरह बहुत सारे उपयोग शुरू कर चुके हैं और उनको काटना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, विध्वंस कर्ता मानव बन जाएंगे हम लोग औद्योगिक काल में। ये विध्वंस विध्वंस 2 बार हो रहा है, इसको औद्योगिक कर लीजिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक काल। ठीक, तो अब देखिए हर जगह लकड़ी का काम होने का, बड़ी बड़े मशीनें आ चुके हैं, और कर्नाटक में देखिए कैसे पेड़ कटने लगे। तो जंगलों को धीरे धीरे हम समाप्त करना शुरू कर चुके हैं। तो जो जैविक चीजें हैं उसमें वनस्पति क्षेत्र को हम लोग बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वनस्पति ही जीवनदायिनी ऑक्सीजन को का निर्माण करती है, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको अवशोषित करते हैं। तो जो हमारा वायुमंडलीय बैलेंस था वो बना था, लेकिन अब इससे हमारा वायुमंडल बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो होगा क्या, वायुमंडलीय ताप जो होगा बढ़ेगा, तो फिर विभिन्न सारी आपदाएं शुरू हो जाती हैं। ये होता है मानव का। ठीक, ये इतना पूरा चार्ट बनता है, ऊपर मिटा दें। आगे चलते हैं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इसका क्या मतलब हुआ कि मनुष्य ने डायरेक्ट 2 प्रकार से हम लोग प्रभाव डालते हैं पर्यावरण पर, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या क्या है, तो हम लोगों ने जमीन के उपयोग का परिवर्तन कर दिया। ठीक है, पहले जमीन ऐसे पड़ी रहती थी, फल फूल हम लोग खा खा के, इतने पेड़ पौधे थे और लोग कम थे, तो फल फूल खूब खा खा के आराम से हर सीजन में कोई ना कोई फल होता था, और खूब पेड़ होते थे, खूब फल लगता था, हम लोग कम थे तो खाते पीते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको काटना शुरू कर दिया, खेती के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, तो संख्या उनकी कम होती जाएगी ना। अब हम खाद्यान्न की ओर आएंगे और नुकसान करना शुरू करेंगे। पहला हो गया, पहला काल हुआ भूमि का उपयोग परिवर्तन। दूसरा है उत्खनन करना शुरू करेंगे, उत्खनन करेंगे। ठीक है, निर्माण और उत्खनन, तो पहले खेती करेंगे, खेती के तहत हम लोग घास फूस के घर द्वार में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पक्के मकान बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पक्के मकान। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो वो जमीन पे पड़ता है तो भूमि उसको अवशोषित कर लेती है। अब हम क्या करें, औद्योगिक, तो जो पक्का बना देंगे, इंटरलॉकिंग जैसे लग गई, रोड बन गई, ये छत बन गई, अब सूर्य का प्रकाश जो आएगा वो अवशोषित नहीं होगा, जमीन में नहीं जाएगा, वो कहाँ होगा, वापस वायुमंडल में। अब वायुमंडल में जब वापस होगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। ये दूसरे काल का आ गया। तीसरा, मौसम रूपांतर काल। मौसम रूपांतर में क्या है कि हम लोग पूरा प्रकृति नियंत्रित करना शुरू करेंगे। बारिश नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मेघ विजन करा देंगे। तुरंत देखिए, तुरंत बारिश होने लगती है ना, कैसे होती है, मेघ विजन के द्वारा। हम प्रकृति से अब खेलना शुरू कर दे रहे हैं, अब प्रकृति हम अपने अनुसार चलाना शुरू करेंगे। जब चाहेंगे तब वर्षा हो जाएगी, जब चाहेंगे तब वृष्टि होने, उपल वृष्टि बौछार करा देंगे या बर्फबारी करवा लेंगे, जब चाहेंगे जो चाहेंगे करवा लेंगे। तो देखिए हम
प्रकृति को नियंत्रित करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक प्रकृति के अनुसार हम चल रहे थे, प्रकृति हमको नियंत्रित कर रही थी, अब हम प्रकृति को नियंत्रित करना शुरू करना है यहाँ से। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर नाभिकीय कार्यक्रम क्या क्या, तो प्रभाव में अब एक एक देखिए, समझ में आया मामला। पहला है क्या, कृषि उपयोग शुरू हो रहा है। पहला, हाँ, भूमि उपयोग में परिवर्तन करना शुरू कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो खेती द्वारा, कृषि कार्य के द्वारा। ठीक है, कृषि, और कृषि करेंगे क्या होगा, अवनलिका अपर्दन होगा। अवनलिका अपर्दन जानते हैं, खेत में देखिए जब पानी रहता है, मेड़ बना रहता है, तो एक पतली नाली बनती है, पहले पानी बहता है, फिर धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, उसी को अवनलिका कहते हैं। ठीक, तो खेती करोगे तो अवनलिका द्वारा मिट्टी इधर से उधर बहना शुरू हो जाएगी, एक स्थान पे जो रुकी हुई है वो नहीं रुक पाएगी। दूसरी चीज, जब हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांध के रखती हैं। ठीक है, लेकिन अब पेड़ की जड़ें नहीं है तो मिट्टी फ्री हो गई, तो वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू कर देगी। पहला हुआ। दूसरे में क्या करें, निर्माण एवं उत्खनन कार्य। इसमें क्या होगा, तो हम लोग बिल्डिंग्स बनाना शुरू करेंगे, इसके लिए खनन करेंगे, मोरंग गिट्टी ये सब। अब किसी स्थान पे एक बार खुदाई कर दीजिए तो देखिए बारिश में वहां की मिट्टी बहना शुरू हो जाती है, गड्ढे होना शुरू होंगे, और बहुत अधिक खुदाई उदाई कर रहे हैं, भूकंप आते हैं। इन्हीं कारणों से हम लोग परिवर्तित करना शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सड़क बनाएंगे, पुल, ठीक है, तेल शोधन करेंगे, तेल उत्खनन करेंगे, कोयला उत्खनन करेंगे। अब हम मिट्टी को खोद रहे हैं, और जहां तेल और ये कोयला वोयला मिलेगा तो वहां पे पेड़ पौधों को काट के बगल कर देंगे, तभी तो जीवन वो हमको ये मिलेगा। तीसरा, मौसम रूपांतर कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, मौसम को बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे मेघ बीजन कराएंगे, उपल दृष्टि कराएंगे। अब मेघ बीजन क्या है, मेघ बीजन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाके वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जब इनको छोड़ दिया जाएगा तब क्या होगा कि ये तेजी से फैलती है, तो जो वहां पे ये जलवाष्प है ये ठंडी होकर जल की बूंदों में बदल जाती है और वर्षा के रूप में गिरना शुरू हो जाती है, और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दूर तक फैलती है। इसलिए हम एक सीमित क्षेत्र में मेघ बीजन के द्वारा वर्षा करवा सकते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से उपल वृष्टि मतलब बर्फबारी करवा सकते हैं जहां चाहे। तो हम परिवर्तित कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ खेलना शुरू कर दिए। फिर नाभिकीय कार्यक्रम आता है, ये पूछा जाता है। नाभिकीय कार्यक्रम, तो कुछ नाभिकीय घटनाएं हुई हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अन्य ये चीजें साल 2 साल 10 साल के नुकसान करती हैं। नाभिकीय घटनाएं जो होती हैं ये 100 200 400 साल तक नुकसान रखती हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो 2-3 घटनाएं हुई हैं। 1979 में 3 माइल आइलैंड, ये अमेरिका में है भैया, यहाँ पे विस्फोट हो गया। बहुत सारी नाभिकीय विकिरण निकल के वहां पे लोगों को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण को देख लीजिए, जब अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ा था जापान पे 1945 में छोड़ा था, आज भी लगभग 70-80 साल हो गए, लेकिन वहां के लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो नाभिकीय दुर्घटना का कितना बड़ा प्रभाव होता है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, कितना नुकसान करता है ये। ठीक, पहला हो गया। 1986 में चेरनोबिल
चेरनोबिल दुर्घटना हुई, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, देखिएगा। 2011 में फुकुशिमा, ये जापान में है, यहाँ पे भी नाभिकीय दुर्घटना हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी नाभिकीय दुर्घटना हो गई। ये विश्व की कुछ प्रमुख नाभिकीय दुर्घटनाएं हैं जो पर्यावरण को नुकसान करती हैं। अब और क्या क्या नुकसान कर रहा है, तो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के वे क्षेत्र होते हैं जिसके चारों तरफ तेजी से हवाएं चलती हैं और वर्षा करते हैं खूब तेजी से। तो चक्रवात खूब आते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। जहां से आते हैं वहां हवा की गति 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, पेड़ पौधों को उखाड़ते हुए चले जाते हैं। अपने यहाँ देखिए तेजी से आंधी आंधी आती है तो पेड़ खूब गिर जाते हैं। अब भाई जिनकी ऐसे पेड़ गिर गए हैं जो 70-80 साल के हैं, अब हम छोटा सा पौधा लगा देंगे। हम लोग इतना मोटा पीपल और महुआ पेड़ काट के मनी प्लांट लगाते हैं। अब उसकी बराबरी ये मनी प्लांट कर पाएगा? नहीं। इतने बड़े बड़े पौधे काट रहे हैं, गुलाब का फूल लगा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा दे रहे हैं, वो हमको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है, हमको आइए फूल के लिए लगा दे रहे हैं। तो हम लोग पर्यावरण के साथ खूब खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नुकसान हमको मिलेगा आगे अभी दिखा रहे हैं। ठीक, तो नाभिकीय ये इतना हो गया। तो बहुत आते हैं, एक आता है, एक हरिकेन आता है, वहां पे अटलांटिक महासागर में हरिकेन चक्रवात है, वो जो क्षति करता है, मतलब जिधर से आता है तो पेड़ पौधों जमीन और उसको सड़क को उखाड़ देता है, बिल्डिंग को गिरा देता है। उसको जो नापते हैं कि कितना नुकसानदायक है, उसको साफिर सिम्पसन नामक एक यंत्र होता है, उसी से नापा जाता है, उसकी क्षति क्षमता, किसकी, हरिकेन की। हरिकेन द्वारा कारित क्षति का मापन साफिर सिम्पसन यंत्र से किया जाता है। ठीक है, अभी पर्यावरण देख रहे हैं कैसे बदला, पर्यावरण नुकसान हमको क्यों कर रहा है, विभिन्न बीमारियां कहां से आ रही हैं, कोरोना इतना बड़ा कैसे आया, ये सब देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो उनको मैं बताता चल रहा हूं और दिखाता चल रहा हूं, पूछा जाता है ना। तो पहला एक शब्द ये मिल रहा है कठिन, मेघ बीजन। इसमें होता क्या है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस CO2 लिख दें, CO2, इसका मतलब कार्बन डाई, दो है तो डाई ऑक्साइड, ठीक है, और आयोडीन, आयोडीन जानते हो, आयोडीन, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाता है और इनको जो छोड़ दिया तेजी से फैल गई है, जो वहां पे जलवाष्प है उसको घनीभूत कर देते हैं, जल में बदल देते हैं और वर्षा होती है, वही क्या कहलाता है, मेघ बीजन। ठीक है, अतिशीतित द्रव की बूंदों को घनीभूत करके वर्षा कराते हैं। और ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से मनुष्य करवा रहा है ये वर्षा तब। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, कुछ चीजें दिखाता हूं। भारत 1921 या 1900 की बात करिए तो विश्व में पहले जो था वो CO2 कितना थी, CO2 जो थी वो 0.029
इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे यहाँ, ठीक है, वायुमंडल में। इसको 290 ppm लिखते हो, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, 290 पार्ट पर मिलियन थी तब, आज के 100 साल पहले। लेकिन आज क्या चल रहा है 2025 में, अगर देखिए तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी हो गई है, 0.0417 या 417 ppm हो गई है। अब सोचिए कितना बढ़ गई। हो गया, कितना बढ़ा CO2। और CO2 करता क्या है इसको समझ लीजिए, आगे बताएंगे। जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी है, CO2 ऐसे फैली हुई है, भारी गैस है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। अब ये करती क्या है, तो जो सूर्य की विकिरण है, सूर्य का विकिरण है वो पतली तरंग दैर्घ्य के साथ ऐसे आता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है, सौर विकिरण पृथ्वी के अंदर। लेकिन यहाँ पृथ्वी से टकराता है, यहाँ पृथ्वी से टकराता, लेकिन जब पृथ्वी से वापसी होती है ऐसे, ठीक, आया कैसे है, लघु विकिरण के रूप में। कैसे आया है, लघु, छोटे के रूप में। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनको आने दी, लेकिन जा कैसे रहा, दीर्घ विकिरण के रूप में। तो CO2 क्या करती है, इनको इसके बाहर जाने नहीं देती, और जब जाने नहीं देगी तो ये इसी में टकरा के यही गर्मी पैदा कर लेंगे, और गर्मी जब पैदा करेंगे तो वायुमंडल हमारा गर्म होता चला जाएगा। अब वायुमंडल गर्म होने से नुकसान क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगी, पेड़ पौधों के बौर, आम के बौर जल्दी आने लगेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कीट ऊट उत्पन्न होंगे, रोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मानव शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी, इम्यून सिस्टम कम होते जाएंगे, वो बर्फ पिघलने लगेगी, ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो हमारा पर्यावरण खूब नुकसान होता है। इसको अभी ग्लोबल वार्मिंग फिर से बताते हैं। यहाँ पे केवल इतना जानिए कि लघु तरंग के रूप में आता है तो आने देती है CO2, और उस ऊर्जा को बाहर जाने नहीं देगी, तो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा, तो नुकसान पृथ्वी पे होगा, ठीक है। ठीक, तो दो चीजें हैं, एक तो CO2 पृथ्वी को गर्म करती है, एक और होता है पृथ्वी के ऊपर एक आती है ओजोन। ओजोन, तो ओजोन क्या करती है, वो जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है, ठीक है। तो अगर आप फिर से देखिए इसको, ये था, ये क्या था, ये ओजोन हो जाएगी। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ये O2 क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस होती है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट की UV को, अल्ट्रा, हाँ, इसको कहेंगे पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अब यहाँ थोड़ा सा और गहराई लोगे तो पराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB, UVC। सबसे खतरनाक जो होती है वो UVC होती है, अल्ट्रा वायलेट किरण नंबर C। तो ये C को सबसे ज्यादा रोक देती है। अगर वो आ जाएगी हमारी त्वचा पे पड़ेगी, जहां पड़ेगी वहां की कोशिकाओं को जला देगी और कैंसर खूब होगा। अब देखिए बीच में ओजोन रिक्तता हो गई थी, ओजोन रिक्तता हुई थी तो कैंसर खूब बढ़ रहा है इस समय, और त्वचा कैंसर खूब होगा। और जितनी अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आएंगी उतने ज्यादा आंखों को नुकसान होगा। ये दो समस्याएं मानव शरीर के लिए उत्पन्न हो जाएंगी। आंखों को नुकसान होगा तो देखिए तब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया है, उसका कारण यही है, ठीक है। और अगर पराबैंगनी किरणें धरती पे आ गई तो ये क्या करेंगी, पर्यावरण में फोटोकेमिकल रिएक्शन करना शुरू करेंगे। तो धुंध, धुंध जानते हो, धुंध, कुहरा, ये सब खूब पड़ेंगे, धुंध और कुहरा खूब पड़ेंगे। तो हम तब भी हमको बहुत नुकसान होगा पर्यावरण को। जब कुहरा या धुंध खूब हो जाएगी तो वायुमंडल, इनको प्रकाश कम मिलेगा, पौधों को प्रकाश कम मिलेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण कम कर पाएंगे तो इनको भोजन नहीं मिलेगा। अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये ऑक्सीजन कम अवशोषित करेंगे,
तो पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगी, और उधर कार्बन डाइऑक्साइड का महसूस करेंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और जो ऑक्सीजन छोड़ते थे वो अब कम छोड़ पाएंगे, भाई खाने को नहीं मिला छोड़ेंगे कहाँ से, तो वो भी कम होती जाएगी। तो फिर मनुष्य के लिए और विभिन्न बीमारियां, समस्याएं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा। ये इतनी चीजें पर्यावरण से पहले टॉपिक से थी। अब मानव पर्यावरण संबंध बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ संबंध दिए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है नियतवादी अवधारणा। नियतवादी अवधारणा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले से निश्चित है, सब कुछ पहले से निश्चित है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब प्रकृति जो चाहेगी वो होगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इसको दिया था हम्बोल्ट और राटजेल ने। किसने दिया? हम्बोल्ट, राटजेल और रिटर ने, तीन लोगों ने इसको दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। क्या कहा? प्रकृति सर्वशक्तिमान है। उनके अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ठीक। मतलब प्रकृति जो चाहेगी वो करेगी, हम प्रकृति के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ये पहले वाले मानव मानते थे। तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, नियंत्रक है, जब उसको नुकसान होता रहेगा तेजी से कोई ना कोई आपदा लाके वो अपना बराबर कर लेगी, इनका मानना था। और इन्होंने कहा जो मानव है, ये मानव है यह प्रकृति के हाथ का खिलौना है। मानव क्या है? प्रकृति के हाथ का खिलौना है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने प्रकृति को नहीं बनाया। तो प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, ठीक। कौन कह रहा है? हम्बोल्ट कह रहे हैं, राटजेल कह रहे हैं, रिटर कह रहे हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, नियंत्रक है, मानव प्रकृति के हाथों का खिलौना है, और प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। ये सारी चीजें कौन कह रहा है? नियतिवादी अवधारणा, जिसके प्रवर्तक कौन थे? हम्बोल्ट, रिटर और राटजेल, तीन लोग थे। दूसरी अवधारणा आती है संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा, ठीक। इसको दिए हैं दो लोग, विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, इन लोगों ने इसको दिया। एक ही व्यक्ति है विडाल डी ला ब्लास है, और एक व्यक्ति है फेब्रे ब्लास और फेब्रे। ये दोनों कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका उल्टा ये बता रहे हैं। वो क्या कहते थे? प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। और ये विडाल डी ला ब्लास क्या कह रहे हैं? मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, अब मनुष्य जैसे चाहेगा पर्यावरण को वैसे परिवर्तित कर लेगा। समझ रहे हैं? ये वाली अवधारणा कहते हैं संभववादी, ठीक है, कि हर सब कुछ अब मनुष्य संभव कर चुका है, विज्ञान की खोज इतनी आगे पहुंच चुकी है, वो जो चाह रहा है वो खोज परिवर्तन कर सकता है। इस संभववादी हुआ, ठीक। तो मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और जो चाहे परिवर्तन कर
कर सकता है, ये कहा इन्होंने, जो चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। ठीक। जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, कैसे मनुष्य क्या करता है। तो एक नई अवधारणा आई, नवनियतिवादी। नवनियतिवाद, ये नवनियतिवाद अवधारणा आती है, इसको देते हैं ग्रिफिथ टेलर। इसको देते हैं ग्रिफिथ टेलर। ये क्या कहते हैं कि धारणीय विकास, मूर्ख हो गया। ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवादी अवधारणा देते हैं, ये बताते हैं कि सतत विकास करिए, धारणीय विकास करिए। सतत या धारणीय या निरंतर, ये सब एक ही नाम होंगे। सतत, धारणीय, निरंतर, टिकाऊ। टिकाऊ, अस्थाई, अस्थाई विकास। टिकाऊ या अस्थाई विकास पे किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। अब ये है क्या, ये है क्या? तो ध्यान से सुनिए, ये खूब सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जा रहा है। सतत विकास, अस्थाई विकास, निरंतर विकास, टिकाऊ विकास या अस्थाई विकास, सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है क्या? तो इसमें जो ये धारणीय शब्द है, पहले इसको समझिएगा चलने का। ये धारणीय शब्द है, इसको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने धारणीय विकास को दिया, धारणीय विकास की परिभाषा दी ग्रिफिथ टेलर के और उसमें कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे, उन्होंने इसको परिभाषित किया। है क्या? धारणीय विकास वह विकास है कि हम प्रकृति का ऐसा उपयोग करें, हम प्रकृति का ऐसा उपयोग करें जिससे हमको कोई कमी ना हो और अगली पीढ़ी जो आ रही है उसके लिए हम उस प्रकृति को बनाए रखें। या ऐसा समझिए, जो प्रकृति हमको हमारे पूर्वजों ने दी है, हम उसको अपने अगली पीढ़ी को भी दें और हमें भी पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग मिल जाए। तो यही क्या है? सतत विकास। हम लोग क्या करते हैं कि अगला क्या होगा नहीं मतलब है, लेकिन सतत विकास कहता है कि प्रकृति का ऐसे उपयोग करना है कि हमें भी, हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, प्लस अगली पीढ़ी को हम इसको स्थानांतरित कर दें। यही क्या कहलाता है? सतत विकास या धारणीय विकास या निरंतर विकास या अस्थायी विकास, टिकाऊ विकास, ये सब। तो ये शब्द दिया किसने था? IUCN ने दिया था। किस अवधारणा का ये है? तो नवनियतवाद का है, ग्रिफिथ टेलर ने इसको दिया था। इतना बात समझ में आ गई? तो इसको पूरा बताते हैं, परिभाषा लिखते हैं। तो 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर,
रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी धारणीय विकास की 1987 में। आप उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ रहे हैं, उसके पहले आई थी कि क्या है टिकाऊ विकास या धारणीय। उस रिपोर्ट का क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। खूब पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है ये रिपोर्ट का नाम, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों खूब पूछे जाते हैं। ठीक, उसमें ये बताया गया, उसमें ये बताया गया कि धारणीय विकास है क्या। वह विकास जिसके अंतर्गत हम भावी पीढ़ियों, भावी मतलब जानते हो? भावी मतलब जो अगली पीढ़ी आने वाली है। भावी मतलब क्या होगा? जो अगली पीढ़ी हमारे बाद जो अगली आएगी वो, तो भावी पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति, जो अगली पीढ़ी आ रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके पर्यावरण, हमको ऐसे पर्यावरण का दोहन करना है। ठीक, तो पूर्ति की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना पर्यावरण का वर्तमान में उपयोग करना। पर्यावरण या वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक, ये होती है हमारी परिभाषा, ये होती है रिपोर्ट। और ये जो परिभाषा है ये बहुत छोटी परिभाषा नहीं है, IUCN की परिभाषा है। तो जो हम परिभाषा दे रहे हैं वो देहाती परिभाषा नहीं है, मानक परिभाषा है। कहीं भी लिख दोगे तो ये कभी गलत होने वाली नहीं है। अब IUCN ने 1987 में एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर नाम था। उसमें ये कहा गया कि धारणीय विकास वह विकास है जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वो क्या कहलाता है? धारणीय विकास, सतत विकास, निरंतर विकास, अस्थायी विकास, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, आर्थिक विकास। हम लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय विकास के मध्य संतुलन बनाए रखना ही सतत या अस्थायी विकास है। एक परिभाषा ये भी बनी हुई है, इसको देखिएगा। अब इसी को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण क्या है अभी हम यही बता रहे हैं, आगे चीजें बताते हैं। कुछ डेटा है यहाँ से, वो चीज को ध्यान लीजिए। हुआ क्या भैया, 1992 में एक स्थान है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, 1992 में रियो सम्मेलन कहा जाता है, वैसे रियो डी जेनेरियो है। जेनेरियो ये कहाँ है? तो ब्राजील में है।
यहाँ एक सम्मेलन हुआ, ठीक। परिभाषा 87 में आ गई है। 92 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है और वहां एक दो चीजें आती है, एक एजेंडा 21 आता है और एक आता है धारणी विकास। दो चीजें वहां पे शामिल की जाती है पर्यावरण के लिए, ठीक। तो इतना हो गया। ये रियो डी, इसी को दूसरी भाषा में एक चीज और कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। दोनों वहीं हुआ है, रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ है। खूब पूछा जाता है। तो यहाँ क्या दिया गया, एजेंडा 21, ये 21 है, ठीक। और धारणीय विकास सम्मेलन मतलब जानते हो, विश्व के प्रमुख देशों ने देखा कि जब पर्यावरण को खूब नुकसान हो रहा है तो उन्होंने एक बैठक की, भाई पर्यावरण बचाया जाए। तो पर्यावरण कैसे बचाया जाए, तो उन्होंने कहा धारणीय विकास करिए और एजेंडा 21 के तहत 17 लक्ष्य सेट किए गए। कितने लक्ष्य सेट किए गए, 17 लक्ष्य। उन 17 लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। 2030 तक उनको प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कहाँ, हाँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसको लागू करते करते 2015 में लागू हुआ वो एजेंडा। जो 17 विकास लक्ष्य हैं वो कब लागू हुए, पेरिस समझौता 2017 में, और 30 तक इसको प्राप्त करना है, ठीक। अब देखिए, तो ये 92 हुआ, 92 के बाद 10 साल बाद क्या होगा, 2002 हो जाएगा ना, रियो प्लस 10 कहेंगे, ठीक है। और ये सम्मेलन कहाँ होगा, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में जब ये सम्मेलन होता है तो वहां कहा जाता है, तो वहां पे भी सतत विकास ही मुख्य मुद्दा होता है। आप देखते रहिए क्यों इसको हम बता रहे हैं। लगातार देखिए विभिन्न सम्मेलन बैठकें हो रही हैं, उसमें खूब इसकी चर्चा हो रही है, तो सतत विकास चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और आता है 2012 में, तो रियो प्लस 20, ये कब होगा, 2012 में। ये 92 में 10 जोड़ोगे 2002 में होगा, ये 2002, ये 2012 में होगा। ये सब सम्मेलन खूब हो रहे हैं। और ये भी कहाँ हो रहा है, जेनेरियो में। ये कहाँ हो रहा है, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है, ये ब्राजील में है, ठीक। रियो 20 भी कहाँ हो रहा है, रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, ब्राजील में। और यहाँ पर भी वही व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई, द फ्यूचर वी वांट, ठीक। इसमें कहा गया कि वह भविष्य, हम भविष्य कैसा चाहते हैं। अगर अच्छा चाहते हैं तो प्रकृति को बचाना होगा, और नहीं चाहते तो प्रकृति नुकसान करेंगे। द फ्यूचर वी वांट, हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। ये रिपोर्ट आई कौन, रियो 20 में, ठीक है। कहाँ हुआ है, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ है। और एक और शब्द आया, हरित अर्थव्यवस्था आ गई। एक नया टर्म आया, हरित अर्थव्यवस्था आया है, ठीक है। तो और क्या आया, तो हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। ये क्या है हरित अर्थव्यवस्था, तो उसमें कहा गया कि अगर कोई आप नया उद्योग लगा रहे हैं तो जो भी प्रकृति को नुकसान हो रहा है उतना कहीं ना कहीं आप अपने लाभ का कुछ प्रतिशत प्रकृति के लिए खर्च करिए। बाद में 2% है, जो कंपनियों का लाभ होता है उसका 2% उनको पर्यावरण के लिए खर्च करना होता है। इसी तरह सब देशों के लिए कहा गया, उद्योगों के लिए कहा गया कि भाई आप उद्योग लगा रहे हैं तो पर्यावरण नुकसान हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। यही रिपोर्ट है, ठीक। अब 17 विकास लक्ष्य हैं। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं,
17 है, ठीक है। प्राप्त करना है कब तक? 2030 तक इनको प्राप्त करना है। वो 17 सतत विकास लक्ष्य क्या है हम बोल दे रहे हैं, 17 लक्ष्य हैं। कहे थे कि लिखाना याद करना कठिन है आप लोगों के लिए, और हमको भाई याद करना पड़ता है, हम लोगों की मजबूरी है। तो पहला है, इस धरती पे जितनी गरीबी के जितने रूप हैं उनको खत्म कर दीजिए। पहला क्या है? गरीबी के सभी रूपों को खत्म कर। अब जब गरीबी खत्म करोगे तो ऐसे सेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। गरीबी खत्म की तो क्या होगा? हाँ, जब गरीबी खत्म होगी तो आपको भूख भूख नहीं लगेगी, खाना मिलने लगेगा। गरीबी नहीं है तो भाई भूख कहाँ से लग रही है, खाना मिलेगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप गरीब नहीं है तो खाना अच्छा खाएंगे, शरीर स्वस्थ रखेंगे, होगा ना। तो पहला क्या है? कोई गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? भूख से नहीं सोना चाहिए, शरीर पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। तो भाई गरीब नहीं हो तो पौष्टिक भोजन करोगे, सिंपल सी बात है। तीसरा है, अगर अच्छा खाना खाओगे तो फिर स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन, ये तीसरा हो गया। चौथा है, अगर आपने आपके गरीब नहीं है तो अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे शरीर। दूसरा हो गया, क्रम से गिनिए। भोजन नहीं है, आप गरीब नहीं है, पहला। दूसरा, गरीब नहीं है तो भोजन करेंगे अच्छा। भोजन अच्छा कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। 4 समझ में आया? 4 हो गए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब 5वें पे आते हैं। अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपके दिमाग खुलेगा, तो उसमें ये होगा कि महिला और पुरुष मतलब लिंग असमानता को भूल जाएंगे, लिंग समानता लाएंगे कि महिला और पुरुष सब समान है। और जब तक ये शिक्षित नहीं रहेंगे तो महिला कमजोर है, ऐसा है वैसा, ये करेंगे, ठीक। क्रम से सही। गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होगे तो अच्छा खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो फिर महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करोगे। 5 क्लियर। छठे पे आते हैं, और महिला पुरुष भेदभाव। फिर अगला क्या होगा? स्वच्छता। स्वच्छता पे ध्यान दोगे, स्वच्छता, पानी के लिए सतत पानी बचाओगे। भाई पढ़े लिखे हो गए हो तो पानी बचाओगे ना। 7वां क्या हो जाएगा? स्वच्छता और पानी के लिए सतत प्रबंधन हो जाएगा। 8वां, फिर अच्छा कार्य करोगे, उत्कृष्ट कार्यों का विकास करोगे, नए नए कार्य खोजोगे, उत्कृष्ट कार्य करोगे। 8वां। 9वां फिर इस पे आ जाओगे, सतत या समावेशी विकास पे, सबका विकास हो और अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए। 9वां। 10वां, जो देश, अगर सब शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे हैं, भूख रहे, देश के बीच और देश के बाहर जो असमानता है, बहुत गरीब गरीब है, बहुत कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब, ये खाई कम हो जाएगी, असमानता लोगों के बीच खत्म हो जाएंगी, ठीक। ये कौन सा हुआ? 10वां हुआ। 11वां, समावेशी एवं सुरक्षित शहर। फिर अच्छे अच्छे शहर होंगे, क्राइम कम होगा, सुविधाएं अच्छी होंगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, ये 11वें में है। 12वें, तो खपत और उत्पादन दोनों पैटर्न में सुनिश्चित हो जाएगा। हमको इतना खपत करनी है, इतना उत्पादन करना है, निश्चित हो जाएगा। अभी क्या है कि हमको खूब उत्पादन करना है, बेचना है, खाद पानी विभिन्न केमिकल डाल डाल के हम कर रहे हैं, तब निश्चित हो जाएगा, ठीक। तो हो गया 12। 13, तो जो जलवायु परिवर्तन होगा उससे हम निपटने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास करेंगे। फिर 14 क्या कहता है? अस्थायी विकास के साथ साथ जल के नीचे, जो जल होता है उसके नीचे जीवन कैसे होता है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जल के नीचे मछली, झींगा, विभिन्न सारे केल्पोल्प जिससे नमक वमक बनता है, विभिन्न सारे शैवाल, कवक, इन सबको हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। 14 किसके है? जल के नीचे जीवन। और 15 जल के ऊपर जीवन, मतलब स्थल पे जीवन जो है। 14वां क्या था? जल के नीचे जीवन था। 15वां क्या है? जल के ऊपर या स्थल पर जीवन, ठीक है। तो जीव और संसाधन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। जो जीव जंतुओं को मार देते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अगर हम लोग ठीक ठाक रहेगा तो इसको बचाने का प्रयास करेंगे। 15 हो गया। 16 अगर सब कुछ व्यवस्थित है फिर शांति चाहिए, न्याय चाहिए, शांति न्याय मजबूत संस्थाओं का निर्माण करेंगे। और 17 है, वैश्विक भागीदारी को पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे पर्यावरण के, ठीक।